तो हिस्ट्री 360 में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने परमाणु है उसके बारे में बात की थी कि सभी पदार्थ है वो परमाणु से मिलकर बने होते हैं। परमाणु के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो सबसे पहले महर्षि कणाद ने बताया था। महर्षि कणाद ने परमाणु को परमाणु नहीं कह के कण कहा था कि सभी पदार्थ है वो कणों से मिलकर बने होते हैं। फिर दार्शनिक फुकुदा कात्यायन ने कहा था कि ये जो कण है वो हमेशा संयुक्त रूप में पाए जाते हैं, कण अकेला नहीं पाया जाता, अकेले कण का अस्तित्व नहीं होता है और ये कण पदार्थों को अलग अलग रूप प्रदान करते हैं। उसके बाद डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस दार्शनिक थे, ग्रीक दार्शनिक थे, और ग्रीक दार्शनिक ने इन्हीं कणों को नाम क्या दे दिया? परमाणु नाम दे दिया, एटम नाम दे दिया। एटम है वो एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है अविभाज्य। 1808 में जॉन डाल्टन है, उस जॉन डाल्टन ने परमाणु की खोज की थी और परमाणु सिद्धांत है वो प्रस्तुत किया था। परमाणु सिद्धांत है वो रासायनिक संयोजन के दो नियमों के ऊपर आधारित है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और निश्चित अनुपात का नियम। जॉन डाल्टन ने क्या कहा था? तो जॉन डाल्टन ने कहा था कि सभी परमाणु है, सभी पदार्थ है वो परमाणु से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ की सूक्ष्मतम और अविभाज्य इकाई है वो परमाणु कहलाती है। परमाणु को किसी रासायनिक अभिक्रिया में न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, अर्थात परमाणु अजर है, परमाणु अमर है। और ये द्रव्यमान संरक्षण नियम की क्या थी? व्याख्या थी। फिर उन्होंने कहा था कि अगर आपने कोई एक ही पदार्थ ले लिया है, सोना ले लिया है या फिर पानी ले लिया है, तो पानी आप अलग अलग जगह से ले रहे हो भले ही, या पानी की मात्रा अलग अलग ले रहे हो, लेकिन उसमें पाए जाने वाले परमाणु होंगे, उनका द्रव्यमान और उनके गुण है वो क्या रहेंगे? समान रहेंगे। और अगर आपने अलग अलग परमाणु ले लिए, अलग अलग पदार्थ ले लिए हैं, तो उसमें पाए जाने वाले परमाणु हैं उनका द्रव्यमान और उनके गुणधर्म क्या होंगे? अलग अलग होंगे। अगला उन्होंने कहा था कि जब परमाणु है, दो या दो से अधिक अलग अलग टाइप के परमाणु निश्चित अनुपात में आपस में संयोग कर लेते हैं, जुड़ जाते हैं, तो वो किसका निर्माण कर देते हैं? यौगिक का निर्माण कर देते हैं। तो यौगिक है, उस यौगिक को आप कहीं से भी प्राप्त कर रहे हो, उसमें परमाणुओं की सापेक्ष संख्या है वो निश्चित रहेगी और उसमें परमाणु का प्रकार भी क्या रहेगा? निश्चित रहेगा। उसके बाद आ जाते हैं परमाणु के मूल कण, कि परमाणु के अंदर कौन कौन से मूल कण पाए जाते हैं। तो अलग अलग साइंटिस्टों ने खोजबीन की और खोजबीन करके बताया कि परमाणु है उसके अंदर मूल रूप से 3 परमाणुिक कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो नाभिक के अंदर पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। परमाणु का आकार बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, 10 की घात -10 मीटर के करीब होता है, जो कि वाकई में हाइड्रोजन परमाणु का आकार था। और परमाणु का केंद्रीय भाग है वो धनावेशित होता है, उस केंद्रीय भाग को हम नाभिक कहते हैं, जिसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी स्वर्ण पन्नी प्रयोग या अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग की सहायता से। नाभिक का आकार 10 की घात -15 मीटर होता है। नाभिक के अंदर क्या पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक से बाहर क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन है वो धनावेशित होता है, जिसके ऊपर आवेश होता है 1.6 × 10 की घात -19 कूलाम। और जो न्यूट्रॉन है वो उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, जिसके ऊपर उतना ही आवेश होता है जितना प्रोटॉन पर होता है, बस फर्क इतना होता है कि उसके ऊपर माइनस लगा होता है, यानी कि -1.6 × 10 की घात -19 कूलाम। इनकी खोज किसने की थी? तो याद रखने के लिए हम लिखते हैं ईंटों पर गोपोनाचे, ई से इलेक्ट्रॉन, टॉ से थॉमसन। थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। पर का मतलब परमाणु के अंदर ये पाए जाते हैं, गो का मतलब गोल्डस्टीन, पो का मतलब प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की खोज है, प्रोटॉन की डिस्कवरी है वो गोल्डस्टीन ने की थी, लेकिन प्रोटॉन नाम देने का श्रेय है वो किसको जाता है? रदरफोर्ड को जाता है। और न्यूट्रॉन की खोज है वो किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। सबसे भारी मूल परमाणुविक कण इसमें कौन सा होगा? तो सबसे भारी मूल परमाणुविक कण है वो इसमें न्यूट्रॉन होगा। अगर कोई परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है, त्याग देता है, तो उसके ऊपर धनावेश आ जाता है। अब वो परमाणु नहीं कहला के वो आयन कहलाता है। और अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे तो उसके ऊपर क्या आ जाता है? ऋणावेश, और वो ऋणायन कहलाता है। एक परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉन पाए जाते हैं उतने के उतने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण जितना प्रोटॉन बेचारा कमा के लाता है उतना इलेक्ट्रॉन खर्च कर देता है। तो ओवरऑल परमाणु कैसा होता है? उदासीन होता है। और एक परमाणु के जो रासायनिक गुणधर्म है वो किसके ऊपर निर्भर करते हैं? इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करते हैं। अब आ जाते हैं हमारे अगला जो टॉपिक है वो है परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। हमने कहा परमाणु है, इस परमाणु के केंद्र में क्या पाया जाता है? तो परमाणु के केंद्र में पाया जाता है नाभिक, और नाभिक के अंदर होते हैं आपके दो बंदे, एक तो रहता है
पूर्णमाराम, और एक कौन रहता है, नानाराम। यानी कि प्रेम भैया और नरेंद्र भैया कह सकते हैं इनको, पूर्णमाराम और नानाराम। और एक इनका और भाई है जिसका नाम है ईसराराम, जो कि घर से निकाल दिया बाहर, तो घर के चारों ओर क्या करता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। अब इसमें कमाऊ पूत कौन है, कमाऊ पूत है पूर्णमाराम। घर में किसकी चलेगी, तो जो कमा के लाता है उसमें चलेगी। वैसे ही तो अपने घर में मुखिया है वो वसुंधरा ने किसको बना रखा है, महिला को बना रखा है, लेकिन ओरिजिनली घर में किसकी चलती है, जो पैसे कमा के लाता है। और उस घर में जो नंबर दिया जाता है घर को, वो किसके आधार पर दिया जाएगा, इस कमाऊ पूत के आधार पर। और कमा के कौन लेके आता है, तो कमा के अपने पूर्णमाराम लेके आता है। तो जितना पूर्णमाराम की संख्या होगी उसे क्या कहा जाता है, परमाणु क्रमांक। तो किसी भी परमाणु का जो परमाणु क्रमांक है वो परमाणु क्रमांक किससे लिखा जाता है, परमाणु क्रमांक है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या कितने कमाऊ पूत है उसके आधार पर हम लिखते हैं परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन की संख्या। अब जो ये परमाणु क्रमांक है, इसको साइंस वाले हर चीज है उसको छोटा करने में यकीन रखते हैं। मतलब ये नहीं चाहते कि भाई कोई बड़ी बड़ी चीजें हर बार परमाणु क्रमांक लिखे, तो इसकी जगह हम एक छोटा सा प्रतीक या सिंबल यूज करते हैं। तो परमाणु क्रमांक है उसको किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो परमाणु क्रमांक है उसको आपके प्रदर्शित किया जाता है जेड से। किससे प्रदर्शित कर दिया जाता है, जेड से प्रदर्शित किया जाता है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि Z बराबर क्या हो जाएगा, तो Z बराबर हो जाएगा आपके P। Z बराबर क्या हो जाएगा, P। P मतलब क्या है, तो P मतलब है प्रोटॉन की संख्या। हालांकि हमने लास्ट बार बात की थी कि एक परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने के उतने क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसीलिए तो परमाणु कैसा होता है, उदासीन होता है। परमाणु के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने के उतने क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि Z बराबर क्या है, Z बराबर है E मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हाँ, ये भी लिखा जा सकता है। इसको क्यों लिखा जा सकता है, क्योंकि P बराबर क्या होता है, E होता है। तो किसी भी परमाणु का परमाणु क्रमांक क्या होगा, परमाणु के नाभिक में जितने कमाऊ पूत है, जितने प्रोटॉन है, उन प्रोटॉनों की संख्या है उसको क्या कहा जाएगा, परमाणु क्रमांक कहा जाएगा। अब इस परमाणु का भारी ग्रह क्या होगा, अपने एक मारवाड़ी में शब्द है भारी ग्रह, या कहते हैं मेरे परिवार का भार, वजन, भार कितना होगा। तो परमाणु के अंदर भार कितना होगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन घर के अंदर है उन्हीं का, भाई मेरे घर का भार ज्यादा, मैं मेरे परिवार का बोझ उठाता हूँ, परिवार का भार उठाता हूँ। परिवार में कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आप कहोगे साहब इलेक्ट्रॉन, अरे इलेक्ट्रॉन को तो घर से बाहर निकाला हुआ है ना, तो घर में खाने वाले अभी कौन बचे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बचे हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इनकी संख्या है वो क्या कहलाएगा, इस परमाणु का भार कहलाएगा। अब भार नहीं कह के हम उसको द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान और भार में फर्क होता है। अब हम किसी से पूछ लेते हैं कि छोरा तेरे भार कितना है, कि साहब मेरा भार है वो 40 किलो है या मेरे 8 किलो है। तो वो भार नहीं है, वो वाकई में क्या है, द्रव्यमान है। लेकिन अपने आदत पड़ी है भार कहना। द्रव्यमान और भार में फर्क होता है। लगभग हम द्रव्यमान है उसको 10 से गुणा कर देते हैं, तब अपना भार निकल जाता है। भाई कोई कहे 40 किलो है, तो 40 ने आप 10 मल्टीप्लाई करो जन के तो जी 400 और किलो नहीं लगाओ, लारके लगाओ न्यूटन जन अभी ने के कहो आप भार कहो। लेकिन अपने आदत पड़ी है कि भाई साहब द्रव्यमान नहीं भार कहो, तो इत भी यही रहने दो कि भाई द्रव्यमान है, इसको हमने क्या कह दिया, भार। तो इस परमाणु का भार जिसको हम किससे लिखेंगे, द्रव्यमान संख्या से। परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या होगी, परमाणु द्रव्यमान संख्या, तो इस परमाणु के अंदर उपस्थित द्रव्यमान संख्या, और द्रव्यमान संख्या बराबर हो जाएगा नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग। प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्याओं का जो योग होगा उसे हम कहेंगे द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान नहीं कह के इसको हम द्रव्यमान संख्या नाम देते हैं, क्योंकि द्रव्यमान थोड़ा सा अलग हो जाता है, भार थोड़ा सा अलग आ जाता है, इसलिए इसको हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। और इस द्रव्यमान संख्या को किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो इसको शॉर्ट में प्रदर्शित किया जाता है आपके ए से। किससे प्रदर्शित किया जाता है, ए से आपके प्रदर्शित किया जाता है। तो हम कह सकते हैं, अर्थात
ए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर हम लिखें ए बराबर, तो ए बराबर हम कह सकते हैं प्रोटॉन प्लस के न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या है, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। लिख दिया जाता है P प्लस के N। इसको एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है, A बराबर है वो लिखा जा सकता है Z प्लस के N। अब ये क्यों लिखा जा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं, अभी लास्ट हमने पढ़ा था कि Z बराबर क्या होता है P, यानी कि जितनी प्रोटॉन की संख्या होती है वो उसका क्या कहलाता है, परमाणु क्रमांक कहलाता है। परमाणु क्रमांक को किससे लिखेंगे, हम Z से लिखेंगे। तो हम कह सकते हैं कि Z बराबर P है, और इसलिए A बराबर हम क्या लिख सकते हैं, Z प्लस के N लिख सकते हैं। अब किसी भी तत्व है, कोई भी तत्व दे दिया आपको, उसके लिए परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या है, उसको आपको दिखाना है। कैसे दिखाओगे, मान लीजिए एक तत्व है आपके X, ये एक X तत्व है। इस X तत्व है, उस X तत्व के लिए आप परमाणु क्रमांक को कहाँ लिखेंगे और द्रव्यमान संख्या को आप कहाँ लिखेंगे। तो भाई परमाणु क्रमांक क्या है, पूर्ण मात्रा प्रोटॉन की संख्या, पैसे, और पैसे कहाँ रखते हैं हम, जेब में रखते हैं, पैंट की जेब। तो ये आपके पैंट पहनी हुई है, तो इस पैंट की जेब में यहां पर आप रख दोगे Z, Z मतलब जेब, और जेब में रख दिया यानी कि परमाणु क्रमांक। अब भार कहाँ उठाते हो, द्रव्यमान या भार कहाँ उठाया जाता है, सर पे या कंधे पे उठाया जाता है। तो सर पे हम क्या लगा देंगे, भार लगा देंगे, ये भार लगा दिया। तो किसी भी परमाणु है उसके लिए द्रव्यमान संख्या और जो परमाणु क्रमांक है उसको इस तरह प्रदर्शित किया जाता है। ये क्या है, परमाणु क्रमांक व द्रव्यमान संख्या का प्रदर्शन, द्रव्यमान संख्या का प्रदर्शन। यहां पर क्या है, तो जहां x बराबर क्या है, तो जहां आपके x बराबर है, x बराबर क्या है, a बराबर क्या है और z बराबर क्या है। तो यहां x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपके कोई भी तत्व, कोई भी तत्व हो सकता है। a बराबर क्या हो जाएगा, तो a बराबर यहां हो जाएगा द्रव्यमान संख्या, और Z बराबर क्या है, तो Z बराबर है यहां पर परमाणु क्रमांक। मान लीजिए आपको एक उदाहरण दे दें, जैसे हम लिख देते हैं यहां, जैसे लिखा है C6 और इसके ऊपर लिख दिया 12। इसका मतलब क्या है, C6 और ऊपर क्या लिखा दिया है 12। इसका मतलब ये C क्या है, C एक तत्व है जिसका नाम है कार्बन। तो यहाँ पर आपने लिखा है कार्बन, ये यहाँ C क्या है, तो C है आपके कार्बन तत्व, कार्बन। और यहाँ 6 क्या है, तो यहाँ Z है, Z बराबर कितना हो गया, 6 हो गया, और A बराबर यहाँ पर कितना हो गया है, 12 हो गया। अगर यहाँ आपसे पूछ ले कि Z बराबर 6 है, यानी कि परमाणु क्रमांक क्या कितना है, 6 है, और द्रव्यमान संख्या कितनी है, 12 है, और यहां आपसे दो जानकारी पूछ ले कि यहां प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, तो प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जितना परमाणु क्रमांक होता है उतनी प्रोटॉन की संख्या होती है। अगर प्रोटॉन की संख्या 6 है, तो अगर आपसे यहां पूछ ले कोई कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 6। क्यों, क्योंकि एक उदासीन परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो प्रोटॉन की संख्या 6, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 6। अच्छा, यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, अगर आपसे पूछ ले कि न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो हम जानते हैं कि प्रोटॉन प्लस के न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है, A। अब प्रोटॉन की संख्या 6 है और न्यूट्रॉन की संख्या पता नहीं है, और A की संख्या कितनी है, 12। ये 6 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 12 माइनस के 6, यानी कि n बराबर कितना हो गया यहाँ पर 6। तो यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। परमाणु क्रमांक किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या है, और जो द्रव्यमान संख्या क्या है, तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या है, उनका अगर टोटलिंग कर दें, जोड़ दें, तो वो क्या कहलाएगी, द्रव्यमान संख्या। किसी भी परमाणु के लिए या किसी भी तत्व के लिए हम परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या का प्रदर्शन कुछ इस तरह करेंगे, एक्स जेड ए की तरह। जहाँ क्या है, एक्स कोई तत्व है, तत्व कोई भी हो सकता है, और ए है द्रव्यमान संख्या, और जेड क्या है, यहाँ पर परमाणु क्रमांक है। अब हमारे अड़ोस पड़ोस बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, तत्व पाए जाते हैं, और उन तत्व है, भाई कितने टोटल तत्व है, तो अभी तक हमें ज्ञात तत्व है
ठीक है, अभी तक कितने ज्ञात तत्व है, तो हमारे अड़ोस पड़ोस जो तत्व है ज्ञात तत्वों की संख्या हमारे है 118। और 1 से 18 तत्व है, उनको अलग अलग नाम दिया गया है। हाइड्रोजन नाम दिया गया है, हीलियम नाम दिया गया है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऐसे बहुत सारे नाम दिए गए हैं। और यहाँ पर हमने हेडिंग लिखी है तत्वों के प्रतीक। इसका मतलब क्या है भाई, साइंस है, साइंस में जो जितने भी साइंटिस्ट होते हैं या साइंस वाले होते हैं वो चाहते हैं कि हम किसी भी चीज़ को शॉर्ट और सिंपल वे में रिप्रेजेंट करें तो सामने वाले को समझ में आ जाए। भाई कोई ऐसा नहीं है कि इतनी शॉर्ट आप रिप्रेजेंट कर दो कि सामने वाले को बिल्कुल ही समझ में नहीं आए, ऐसा नहीं। सामने वाले को उसका पूरा मतलब समझ में आ जाए, कोई भी पढ़े तो उसको मतलब समझ में आ जाए और शॉर्ट रूप में क्या करें, पेश करें। हमारे यहाँ भी यही करते हैं हम। भाई किसी का नाम है बाबू राम, तो बाबू राम पूरा नाम नहीं लेके हम उसको क्या बनाते हैं, बाबूडो, राजूडो, ठीक है, राजेंद्र है या राजू राम है तो उसको क्या बना देते हैं, राजूडो बना देते हैं, पप्पूडो, यानी कि नाम क्या कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। इसी तरह अब यहाँ पर भी नाम है वो क्या करना था, छोटा करना था कि भाई हाइड्रोजन है उसका नाम बहुत ज़्यादा मोटा है, हाइड्रोजन ऐसे लिखना पड़ेगा, कैल्शियम ऐसे लिखना पड़ेगा, ये तत्व है, ठीक है, हाइड्रोजन तत्व है, कैल्शियम तत्व है, ऑक्सीजन तत्व है, तो इनका नाम बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। और क्या बड़ा बड़ा नाम कौन लिखे, क्यों ना हम इसका छोटा रूप है वो प्रदर्शित करें, लोगों को समझ में आ जाए। तो तत्व है, उन तत्वों का प्रतीक के रूप में प्रदर्शन है। सर्वप्रथम किसने किया था, तो सर्वप्रथम डाल्टन ने क्या किया था, डाल्टन ने तत्वों का चित्रात्मक गोल चित्र बनाई थी उन्होंने, गोल चित्रात्मक प्रतीकों का प्रयोग किया। सबसे पहले यह काम है वो किसने कर दिया था, जॉन डाल्टन ने किया। और जितने भी तत्व थे उन तत्वों का प्रतीकात्मक रूप है वो निरूपण करने के लिए प्रतीकों का प्रयोग उन्होंने किया। भाई प्रतीकों का प्रयोग क्यों है, क्योंकि हम तत्व है उनके बड़े नामों को छोटे रूप में लिखें। लेकिन चित्र बनाने में भी टाइम वेस्ट ज़्यादा हो रहा था, और चित्र बनाने में कई बार क्या है थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो जाती थी, उससे एक तत्व है वो दूसरे तत्व के जैसा दिखाई देने लग जाता था, तो ये मामला गड़बड़ था। तो इसीलिए आधुनिक जो तत्वों की प्रतीक प्रणाली है, ठीक है, आधुनिक प्रतीक प्रणाली जो आज हम लिखते हैं वो प्रतीक प्रणाली है। उस प्रतीक प्रणाली के जन्मदाता कौन थे, किसने जन्म दिया था, तो वो जन्मदाता थे आपके बर्जीलियस। आधुनिक तत्वों की प्रतीक प्रणाली के जन्मदाता कौन थे, तो जन्मदाता थे आपके बर्जीलियस। बर्जीलियस ने कहा कि हम जितने भी तत्व हैं उन तत्वों का नाम लिखते टाइम उनका पूरा नाम नहीं लिख के और बस उनका इनिशियल नाम ले लेते हैं। जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन किससे स्टार्ट हो रहा है, नाइट्रोजन आपके स्टार्ट हो रहा है एन से, ये स्पेलिंग है कि नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन में हम पूरा नाइट्रोजन नहीं लिखे और इसका क्या ले लेते हैं, सिर्फ एन ले लेते हैं। अब सिर्फ एन लिखा हुआ है इसका मतलब लोग समझ जाएंगे कि हमने कौन सा तत्व लिखा है, नाइट्रोजन लिखा है। या फिर उन्होंने कहा कि अगर आपको ऑक्सीजन लिखना है तो ये है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का नाम का सबसे पहला अक्षर है वो ले लिया है, कौन सा ले लिया है, ओ ले लिया है। क्या ले लिया है, ओ ले लिया है। कभी कभार उन्होंने कहा कि सब अगर एक अक्षर से काम नहीं चल रहा है तो दो ले लो। दो कैसे, जैसे उन्होंने लिया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम लिया है तो उन्होंने कहा कि मैग्नीशियम के लिए आप है वो पहला अक्षर है वो एम ले लो और दूसरा कौन सा लिख दो, जी। लेकिन इसमें शर्त उन्होंने ये रखी कि पहला जो अक्षर है वो तो क्या लिखा जाएगा, बड़ा लिखा जाएगा, और दूसरा कैसा लिखा जाएगा, छोटा लिखा जाएगा। तो इसलिए उन्होंने क्या लिख दिया, एम जी लिख दिया। नाइट्रोजन के लिए क्या लिख दिया, एन, ऑक्सीजन के लिए क्या लिख दिया, ओ। इससे लोगों को समझ में आने लग गया कि भाई एम जी लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, मैग्नीशियम है। ए एल लिखा हुआ है, ए बड़ा और एल छोटा, इसका मतलब ये क्या है, एल्यूमिनियम है। सी बड़ा और ओ छोटा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, कोबाल्ट है। तो ये कुछ नाम है वो उन्होंने प्रतिपादित किए। किसने किए थे, बर्जीलियस ने। इसलिए हम बर्जीलियस को क्या कहा जाता, कहते हैं आधुनिक तत्वों की प्रतीक प्रणाली के जन्मदाता। बर्जीलियस के बाद अभी कोई नया तत्व मिल जाए, तत्व की खोज हो जाए, तो उस तत्व को नाम देना होगा और उस नाम के अलावा प्रतीक देना होगा। तो अभी जो तत्व है उन तत्वों को नाम और प्रतीक देने का काम है वो कौन करता है, तो ध्यान दो, तत्वों को
नाम व प्रतीक प्रदान करने का कार्य है। प्रदान कौन करता है? वो करता है IUPAC। IUPAC फुल फॉर्म क्या होती है? IUPAC इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल, आई का मतलब क्या है? इंटरनेशनल, यू का मतलब है यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, पी का मतलब है प्योर, ए का मतलब है एंड एप्लाइड, एंड एप्लाइड, और सी का मतलब है केमिस्ट्री। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री है, IUPAC है, ये अभी तत्वों को प्रतीक प्रदान करने का काम करती है और तत्वों को क्या प्रदान करती है? नाम भी देने का काम करती है। अब कौन कौन से तत्व है और उनका नाम क्या है? तो अब टोटल 118 तत्व हमें ज्ञात है, तो उन सभी के प्रतीक आपके जरूरी नहीं है, कुछ तत्वों के प्रतीक है वो आपको ध्यान रखने हैं और उनमें से भी इंपॉर्टेंट तत्वों के प्रतीक हम लिखेंगे। तो कुछ तत्व है जैसे ये तत्व होंगे और प्रतीक। कुछ तत्वों के प्रतीक हमें ज्यादा याद रखने हैं। कौन से हैं? सबसे पहला तत्व आ जाता है वो है आपके हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन है वो H से स्टार्ट हो रहा था, इसलिए इसका पहला नाम क्या रख दिया हमने? H रख दिया है। हाइड्रोजन के बाद रख दिया है हीलियम। अब हीलियम के लिए H लिख देते तो H तो हाइड्रोजन के लिए लिख चुके थे, इसलिए हीलियम के लिए उन्होंने क्या लिख दिया है? HE, जिसमें H तो बड़ा लिख दिया और E क्या लिख दिया? छोटा लिख दिया। इनको बार बार अगर हम देखेंगे तो याद रह जाएंगे आपको। हीलियम, उसके बाद आ जाएगा लिथियम। तो लिथियम के लिए क्या लिख दिया? लिथियम के लिए लिख दिया है Li। ठीक है, लिथियम के बाद आ जाएगा कार्बन। सभी का ध्यान नहीं रखना है, कुछ का ध्यान रखना है, उन्हीं को हम लिख रहे हैं। कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए क्या लिखा जाएगा? O लिखा जाएगा। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लिए क्या लिखा जाएगा? N लिखा जाएगा। नाइट्रोजन के अलावा आपके आ जाएगा क्लोरीन। तो क्लोरीन के लिए क्या लिखा जाएगा? Cl लिखा जाएगा। तत्व और प्रतीक। फ्लोरीन, फ्लोरीन के लिए सिर्फ क्या लिखा जाएगा? F लिखा जाएगा। जिंक, जिंक के लिए क्या लिखा जाएगा? Zn लिखा जाएगा। मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम के लिए लिखा जाएगा आपके Mg। कैल्शियम, कैल्शियम के लिए लिखा जाएगा Ca। फास्फोरस, फास्फोरस का P प्रतीक P है। सल्फर, सल्फर का क्या है? S। बेरिलियम का Be होगा। ठीक है, बोरोन का है वो सिर्फ B लिखा जाएगा। तो ये कुछ तत्वों के प्रतीक हैं, इनको ये ज़्यादा अपने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये थोड़े ध्यान रखने, क्योंकि बार बार इनका प्रयोग होगा। जैसे हाइड्रोजन के लिए अब बार बार हाइड्रोजन नहीं लिख के हम क्या लिख देंगे? H लिख देंगे। हीलियम के लिए He लिख देंगे। कार्बन के लिए C लिख देंगे। ऑक्सीजन के लिए O लिख देंगे। नाइट्रोजन के लिए क्या लिख देंगे? N लिख देंगे। क्लोरीन के लिए क्या लिख देंगे? Cl लिख देंगे। या फिर अगर कहीं पर आपको आर्गन लिखना है तो आर्गन के लिए हम क्या लिख देंगे? Ar लिख देंगे। तो ये इनके छोटे रूप है, छोटे सिंबल के रूप में उनको हमने क्या कर दिया है? रिप्रेजेंट कर दिया है, प्रस्तुत कर दिया है। अब जो याद रखने हैं वो आपको ये याद रखने, लेकिन कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनका नाम तो आपको अलग दिखाई देता है, लेकिन उनका प्रतीक जब लिखते हैं तो वो प्रतीक अलग दिखाई देता है। और वो प्रतीक क्यों लिखा जाता है? तो तत्व है और उन तत्वों के लैटिन नाम के आधार पर क्या लिख दिया जाता है? प्रतीक लिख दिया जाता है, और यही आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इनसे प्रश्न बनते हैं तो वो इसी से ही बनेंगे, लैटिन नाम और क्या हो जाएगा? आपके प्रतीक। कौन सा तत्व है? तो सबसे पहला तत्व आ गया आपके सोडियम।
फर्स्ट तत्व है सोडियम। अब सोडियम है तो नाम तो एस से स्टार्ट हो रहा है, सोडियम, तो आपको क्या लिखना चाहिए था इसका नाम? भाई एस लिखना चाहिए था या एसओ लिखना चाहिए था। हालांकि एस तो हमने सल्फर के लिए लिख चुके हैं पहले, तो एसओ लिख देना चाहिए था या फिर एसडी लिख देना चाहिए था। लेकिन फिर भी इसका सोडियम का क्या लिखा जाता है? सोडियम का प्रतीक होता है Na। अब ये क्यों लिखा जाता है Na प्रतीक? क्योंकि सोडियम है उसका लेटिन नेम है वो क्या होता है? तो लेटिन नेम होता है इसका नेट्रियम। लेटिन भाषा में, ठीक है, लेटिन भाषा में इसको सोडियम को क्या कहा जाता है? नेट्रियम कहा जाता है। इसलिए सोडियम का हम क्या लिख देते हैं? Na लिख देते हैं। सोडियम के बाद दूसरा आ जाता है पोटेशियम। अब पोटेशियम के लिए हम क्या लिखते हैं? तो पोटेशियम के लिए लिखते हैं हम K। अब K क्यों लिखते हैं? क्योंकि इसका नाम होता है आपके कैलियम। लेटिन नाम क्या होता है? कैलियम। और एक एक्स्ट्रा जानकारी ये है कि जो ये नाक है, नाक बहुत ही ज़्यादा मुलायम होती है। इसको हम चाकू से आसानी से क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। जैसे शूर्पणखा की नाक है, वो किसने काटी थी? लक्ष्मण ने काटी थी। तो नाक चाकू से क्या आसानी से काटी जा सकती है, मुलायम होती है। कहते हैं तो छोरा तो मेरा नाक कटाना है रो। तो नाक क्या है यहाँ पर? नाम मतलब सोडियम है और के मतलब पोटेशियम। ये बहुत ही धातु होती है। धातु नॉर्मली कठोर होती है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम बहुत ही मुलायम धातुएं हैं जिनको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तो पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया। ऐसे ही आ जाएगा आपके कॉपर। कॉपर या फिर इसको क्या कहा जाता है? तांबा। कॉपर है, इसका जो लेटिन नाम होता है वो होता है आपके क्यूप्रम। इसीलिए इसको कॉपर को Cu से लिखा जाता है। क्यूप्रम नाम होने के कारण इसको प्रतीक क्या लिखा जाता है? Cu। ऐसे ही आपके आयरन या लोहा, लोहा या फिर इसको इंग्लिश में कहा जाता है आयरन। अब लोहा है तो या तो भाई आयरन कहा जाता था, आई से लिखना चाहिए था, आई हम आयोडीन के लिए लिख देते हैं, तो कोई और लिखना चाहिए था, लेकिन इसका लिखा जाता है Fe से। अब Fe से क्यों लिखा जाता है? क्योंकि इसको कहा जाता है फेरम, कहा जाता है फेरम। उसी तरह आपके आ जाता है सोना, सोना या फिर क्या है? गोल्ड। अब सोना या गोल्ड है तो सोना या गोल्ड को क्या कहा जाता है? ऑरम कहा जाता है। लेटिन भाषा में इसको ऑरम कहा जाता है। इसलिए इसका प्रतीक हम कौन सा ले लेते हैं? Au ले लेते हैं। इसी तरह आपके आ जाता है चांदी, चांदी या फिर इसको कहा जाता है सिल्वर। तो चांदी है ये क्या होती है? अर्जेंट होती है, अर्जेंटम। लेटिन नाम क्या है इसका? अर्जेंटम है। इसलिए इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है? Ag से प्रदर्शित किया जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट आ जाता है, ये कुछ जो तत्व है उनके लेटिन नाम आपको याद रखने हैं, ध्यान रखने हैं। मरकरी या फिर पारा, प्रश्न बनता है इससे, कई बार पूछा जाता है। तो इसका नाम होता है हाइड्रेजीरम। और हाइड्रेजीरम नाम होने के कारण इसका प्रतीक क्या लिखा जाता है? तो इसका प्रतीक लिखा जाता है Hg से। और Hg पारा या मरकरी है, इसके बारे में कई बार पूछा जाता है, सिंबल पूछा जाता है। फिर आ जाता है आपके टंगस्टन। बल्ब का जो फिलामेंट है, बल्ब है उसका जो तंतु है, वो तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। बल्ब जिसका अपने इलेक्ट्रिसिटी में हम पहले प्रयोग करते थे, आजकल तो उसकी जगह है बल्ब का प्रयोग कम हो गया है और बल्ब की जगह हम इसका यूज करना शुरू कर चुके हैं अपने LED का। LED मतलब होता है लाइट एमिटिंग डायोड। पहले किसका प्रयोग होता था? बल्ब का। और बल्ब के अंदर जो तंतु लगा होता था वो तंतु किसका बना होता था? तो तंतु बना होता था आपके टंगस्टन का। आजकल है वो इस टंगस्टन का प्रयोग है वो नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया है आपके टंगस्टन। टंगस्टन का जो नाम होता है वो होता है वोल्फ्रेम, इसलिए इसको लिखा जाता है W से। फिर आ जाता है आपके मरकरी या पारा लिख दिया है। और फिर आ जाता है सीसा या फिर लेड। सीसा या लेड है वो उसको लिख सकते हो, तो सीसा या लेड है उसको कहा जाता है आपके प्लम्बम। तो सीसा या अंग्रेजी में इसको लेड कहा जाता है,
और इसका नाम होता है आपके प्लम बम। तो प्लम बम में क्या किया, पी ले लिया और दूसरा क्या ले लिया, बी लिख दिया, तो पी बी लिख दिया। तो इसका सिंबल क्या प्रस्तुत कर देते हैं हम, पी बी कर देते हैं। एक हो जाएगा आपके एंटी मनी, एंटी मनी के लिए आप यूज करते हैं एस बी, एंटी मनी के लिए एस बी की यूज करते हैं। और एक और आपके हो जाएगा टिन, टिन के लिए यूज करते हैं एस एन, टिन है उसको स्टेनम कहा जाता है, उसके लिए एस एन यूज करते हैं। तो ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी लिखना चाहें तो लिख दीजिए। टिन, टिन है इसको कहा जाता है स्टेनम, और इसके लिए क्या यूज किया जाता है, एन, एस एन लिखा जाता है। और एक और आ जाता है आपके एंटी मनी, एंटी मनी है उसको कहा जाता है स्टीबियम, और इसको किससे लिखा जाता है, एस बी से लिखा जाता है। तो नॉर्मली तो हम क्या करते हैं, जो जितने भी तत्व दिए गए हैं उनका अगर प्रतीक लिखना है तो तत्व है उसके अंग्रेजी का नाम देख लेते हैं, इंग्लिश का नाम, और उस इंग्लिश के नाम का प्रथम अक्षर ले लेते हैं, या फिर इंग्लिश जो भी नाम दिया गया है उस इंग्लिश नाम के प्रथम अक्षर और से एक और अक्षर लेते हुए उसका प्रतीक लिख देते हैं। प्रथम अक्षर को हमेशा बड़ा लिखेंगे और छोटे दूसरे अक्षर है उसको कैसा लिखा जाएगा, छोटा लिखा जाएगा। कुछ तत्वों का नाम ही अपने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मामले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनका नाम है, नाम तो अलग है, नाम तो क्या है सोडियम, लेकिन फिर भी लिखा क्या जा रहा है, इसका नेट्रियम लिखा जा रहा है, और नेट्रियम से Na लिखा जा रहा है क्योंकि लेटिन नाम इसका क्या है, नेट्रियम है। अलग भाषा में नाम अलग होने के कारण शुरुआत में हमने Na लिख दिया और वहीं से हम इसको चलाते जा रहे हैं। तो ये प्रतीक आपको कुछ ध्यान रखने हैं। तत्वों के प्रतीक के बाद जो अगला जो टॉपिक आ जाता है वो है परमाणु का द्रव्यमान। यहां से आपके बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान जिसको हम नॉर्मली भार भी कह सकते हैं, तो मैंने कहा था कि भार और द्रव्यमान क्या होता है, अलग अलग होता है, एक ही नहीं होता है। अब बात आई कि परमाणु है उनको तोला कैसे जाए। परमाणु है इनका भाई मापन करना है, तोलना है, तो कैसे तोला जाए। नॉर्मली डाल्टन ने कहा था कि जो परमाणु है वो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत का पालन करते हैं, यानी कि परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, उनका द्रव्यमान क्या रहता है, कांस्टेंट, फिक्स रहता है। इसका मतलब उनका क्या ज्ञात करना था, हमें द्रव्यमान भी ज्ञात करना था। तो परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करना था, और परमाणु का द्रव्यमान कैसे ज्ञात करें। भाई परमाणु बहुत ही ज़्यादा छोटा है, और उसको सीधे ही तो ऐसा नहीं है कि भाई आप कोई चीज़ है वो लेके आओ और उसको तोल लो, ऐसे तो हम तोल नहीं सकते। भाई बाहर निकालना है आपको, द्रव्यमान निकालना है तो तोल लो, और ऐसे हम परमाणु को तोल नहीं सकते क्योंकि परमाणु तो बहुत छोटा था। तो फिर डाल्टन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। डाल्टन ने कहा कि अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन है इसका संयोग करवाएं तो ये हमेशा निश्चित अनुपात में ही संयोग करते हैं, इनके द्रव्यमान का अनुपात क्या रहता है, फिक्स रहता है। अगर भाई 3 ग्राम कार्बन लिया है तो 3 ग्राम कार्बन हमेशा 4 ग्राम कार्बन ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। भाई कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड को किससे लिखा जाता है, CO से। तो ये जो C है, ये 3 ग्राम C है, वो हमेशा कितने 4 ग्राम ऑक्सीजन है, उस 4 ग्राम ऑक्सीजन से क्या करेगा, संयोग करेगा, और संयोग करके और किसका निर्माण करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का। और हर बार इन्होंने यही तरीका अपनाया। पहले उन्होंने क्या किया, कार्बन की मात्रा है उसको कितना ले लिया, 6 ग्राम ले लिया, तो 6 ग्राम कार्बन लेते ही ऑक्सीजन कितनी हो गई, तो ऑक्सीजन हो गई आपके 8 ग्राम, और 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ इसने क्या कर लिया, संयोग कर लिया और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाई। तो इसने जो डाल्टन ने अनुमान लगाया, डाल्टन ने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्बन है उससे ऑक्सीजन है वो लगभग 1.33 टाइम गुणा है, वो क्या है, भारी है। लगभग कितना गुणा भारी है, 1.33 गुणा है वो भारी है। कौन, ऑक्सीजन, किससे भारी है, कार्बन से। और ये बाकी साइंटिस्टों ने, बाकी वैज्ञानिकों ने भी प्रयोग किया तो यही उनको परिणाम प्राप्त हुए, और परिणाम प्राप्त हुए तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हमें मापना चाहिए। और मापें कैसे, अब परमाणु तो बहुत छोटा है, तो मापने के लिए उन्होंने तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया। उन्होंने किसी एक तत्व है उसका तो द्रव्यमान निश्चित कर दिया, फिक्स कर दिया। जैसे आपने क्या किया करो, आप कोई एक बाटो ले, पर भी बाटे को द्रव्यमान फिक्स कर दो, बाटे को बाहर फिक्स कर दो कि वो साहब बाटो है वो 1 किलो है,
और फिर भी बाटे ने आप मेजरमेंट करते हुए भी बाटे तुलना करते हुए भी वो 1 किलो का बाटो है तो बी बराबर आप दूजी कोई चीज़ रख दिन के 1 किलो नमक रख दिनो है या 1 किलो बाजरी रख दी है, तो दोनों बराबर करते ही हमने क्या कि कहा कि हाँ अब आपके बाजरी कितने किलोग्राम है, 1 किलोग्राम है। ऐसे ही इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिक्स करने का प्रयास किया किसी एक तत्व को। सबसे जो सर्वप्रथम तत्व लिया गया था, सर्वप्रथम हाइड्रोजन के, जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन के द्रव्यमान को, हाइड्रोजन के द्रव्यमान को इकाई माना गया। द्रव्यमान को क्या माना गया, द्रव्यमान को इकाई माना गया। इकाई का मतलब है कि हाइड्रोजन का जितना द्रव्यमान था, नॉर्मली हाइड्रोजन का द्रव्यमान था 1, और इसके पीछे अब किलोग्राम तो लगा नहीं सकते कि किलोग्राम तो बहुत बड़ी चीज है, तो किलोग्राम की जगह इन्होंने किसका प्रयोग किया, तो किलोग्राम की जगह इन्होंने लगाया AMU। क्या लगाया, AMU, जिसका मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। एटॉमिक मास यूनिट या फिर परमाणु द्रव्यमान इकाई, ये लगाया था AMU। और हाइड्रोजन का वाकई में एक ही होता है तो 1 MU, तो इसने मान लिया कि हाइड्रोजन 1 किलो के बराबर है, और फिर हाइड्रोजन को एक तुला में डाल दिया, तराजू में डाल दिया, और उसके बराबर दूसरे परमाणु डालते गए और मेजर करते गए। लेकिन भाई साहब हाइड्रोजन से मेजर करना थोड़ा पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हाइड्रोजन है वो इतना स्टेबल नहीं था। इसलिए फिर उन्होंने क्या किया, तो फिर उसके बाद तत्पश्चात उन्होंने क्या किया, तत्पश्चात ऑक्सीजन के द्रव्यमान। अब जो कोई ऑक्सीजन का द्रव्यमान था वो कितना द्रव्यमान था, तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान था 16 इकाई। कितना इकाई द्रव्यमान हुआ था, 16 इकाई। तो 16 इकाई है, उस 16 इकाई के अपने भाषा में समझे तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान था 16 किलोग्राम, ऐसे मान लेते हैं कि 16 किलोग्राम था। अब 16 किलोग्राम था तो ऑक्सीजन है उसके द्रव्यमान के बराबर उन्होंने कोई चीज ली और फिर क्या किया, उसके 16 बराबर भाग कर दिए। कितने बराबर भाग कर दिए, 16 बराबर। और 16 बराबर भाग करेंगे तो 16 किलो के 16 बराबर भाग करोगे तो कितने किलो का बन जाएगा, 1-1 किलो का 1 बन गया। और फिर उसके हिसाब से दूसरे के साथ तुलना की, दूसरे परमाणु के साथ तुलना की, और तुलना करके उन्होंने क्या निकाला, द्रव्यमान निकाला। यानी कि जो ऑक्सीजन था उसके द्रव्यमान का कितना भाग ले लिया, 16वां भाग। भाई 16 किलोग्राम का उसका कितना लिया, 1 किलोग्राम, तो कितना भाग हो गया, 16वां भाग हो गया। 16वां भाग मतलब कितना हो गया, 1/16। तो तत्पश्चात ऑक्सीजन के द्रव्यमान के 1/16 भाग को इकाई लिया गया, को क्या ले लिया गया, इकाई मान लिया गया। और इकाई इसलिए माना, इसके मानने का पीछे कारण था, और कारण क्या था, ठीक है, इकाई मानने का कारण है, वो कारण ये था कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ज्यादा तत्वों के साथ यौगिक बनाती है। एक तो है कि ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन अधिक तत्वों के साथ क्या बनाती है, अधिक तत्वों के साथ जुड़ती है, और साथ जुड़कर क्या बनाती है, यौगिक बनाती है। पहला तो कारण यही था, यौगिक बनाती है। और दूसरा कारण ये था कि इससे प्राप्त जो द्रव्यमान है, इससे अन्य परमाणुओं या तत्वों का जो द्रव्यमान प्राप्त हुआ था, का द्रव्यमान पूर्णांक में प्राप्त हुआ था। अन्य तत्वों का जो द्रव्यमान है वो कैसे में प्राप्त हुआ था, पूर्णांक में प्राप्त होता है, ये लिया। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि सभी तत्वों के साथ तो ऑक्सीजन जुड़ती नहीं है, और ऑक्सीजन है वो सार्वभौमिक भी नहीं है। लेकिन उन्होंने एक तत्व के बारे में देखा, और वो तत्व था अपना कार्बन। कार्बन है वो क्या हुआ, कार्बन सार्वभौमिक पाया जाता है। कार्बन की जो प्रकृति होती है, कार्बन की प्रकृति कैसी होती है, सार्वभौमिक होती है, यूनिवर्सल नेचर होता है, सार्वभौमिक। सर्वाधिक यौगिक पाए जाते हैं अगर किसी के, तो वो सर्वाधिक यौगिक कार्बन के ही पाए जाते हैं। कार्बन हर जगह पाया जा रहा है, और कार्बन के कुछ अपर रूप भी होते हैं। अपर रूप का मतलब होता है दूसरा रूप, तो और एक है कि कार्बन के कुछ समस्थानिक भी पाए जाते हैं। तो इसमें उन्होंने जो कार्बन लिया था वो कार्बन कौन सा ले लिया था, तो जिस कार्बन का द्रव्यमान 12 था। कार्बन का द्रव्यमान कितना था, कार्बन को किससे लिखा जाता है, C से लिखा जाता है, ये तो प्रतीक है। तो कौन से कार्बन को लिया था, जिस कार्बन का द्रव्यमान कितना था, 12, और 12 लिया था, तो इसको किससे लिखा जाता है, उसको लिखा जाता है कार्बन 12 से। अब इस कार्बन 12 है, इसका द्रव्यमान कितना था, तो इसका द्रव्यमान था 12 इकाई। इकाई कौन सी थी, तो इकाई ली थी AMU।
एटॉमिक मास यूनिट, ये इकाई दें। यानी कि जो परमाणु है उस परमाणु के द्रव्यमान की इकाई क्या होती है, ये भी लिख देते हैं हम, परमाणु के द्रव्यमान की इकाई। द्रव्यमान की इकाई, इकाई क्या होगी, तो इकाई होगी आपके AMU। इसको क्या कहा जाता है, AMU को कहा जाता है परमाणु द्रव्यमान इकाई। द्रव्यमान इकाई, ठीक है। परमाणु के द्रव्यमान की इकाई क्या है, AMU। और इसको एक और चीज से लिखा जाता है। अब AMU भी बड़ा है तो जिसे क्या किया जाता है, जिसे म्यू से, जिसे किससे लिखा जाता है, ये ऐसे लिखा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है म्यू। म्यू से भी लिखा जाता है, लिखा जाता है। अब कार्बन है, उसका जो द्रव्यमान कितना था वो 12 AMU था। ये उन्होंने अलग अलग प्रैक्टिकल करके, प्रयोग करके निकाल लिया कि कार्बन का द्रव्यमान कितना है, 12 AMU। अपनी भाषा में इसको समझें, AMU जैसे ये इकाई है, AMU जैसे हम किलोग्राम लगाते हैं, बार के लिए क्या लगाते हैं, किलोग्राम लगाते हैं, या फिर धन के लिए रुपये लगाते हैं, ये इकाइयाँ हैं। या फिर दूरी के लिए हम किलोमीटर या मीटर लगाते हैं, उसी तरह हम यहाँ लगा देते हैं 12। तो मान लीजिए 12 किलोग्राम है। अब इसको एक ऐसे समझ लीजिए कि आपके पास एक 12 किलोग्राम का तरबूज है। कितने किलोग्राम का तरबूज है, 12 किलोग्राम का तरबूज है। तरबूज मतलब मतीरा है, और वो मतीरा है आपका 12 किलोग्राम का। तो ये आपने तरबूज ले लिया है, और ये तरबूज कितने किलोग्राम का है, 12 किलोग्राम का है। अब आप किसी दुकानदार के पास गए हो सामान खरीदने के लिए, उसके पास कोई बाट नहीं है, तो उसने क्या कर रखा है, उसने नॉर्मली ऐसा करते हैं हम कि कई जो दुकानदार होते हैं उनके पास वो बाट होता है, वो बाट होता ही नहीं है, तो वो बाटें रख देते हैं, कुछ पत्थर रख देते हैं, और पत्थर से वो क्या करते हैं, मेजर करते हैं। हम पूछते हैं ये क्या है, कहो साहब 1 किलो को बाटो है, कि के ठापड़ियों को 1 किलो को बाटो है, कि मैं 1 किलो जो बाट हो भी बाट के बराबर इन्हें माप रोन ठाइयो है कि 1 किलो को बाटो है, और दूजड़ो के 200 ग्राम को है, अरे तने के ठापड़ी को 200 ग्राम के हिसाब में मापियो है। तो वैसे ही क्या करें, 12 किलोग्राम का तरबूज था, और इस तरबूज को 12 बराबर भागों में क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। कितने बराबर भागों में बांट देते हैं, ऐसे 12 बराबर भागों में बांट देते हैं। ऐसे टुकड़े कर देते हैं इसके, कितने टुकड़े कर देते हैं, 12 है वो इक्वल टुकड़े कर देते हैं इसके। जब 12 टुकड़े कर देते हैं तो हर एक टुकड़ा है वो कितने किलोग्राम का हो जाएगा, तो हर एक टुकड़ा है वो कितने किलोग्राम का हो जाएगा, आपके 1 किलोग्राम का। 12 टुकड़े किए हैं और 12 टुकड़े कर दिए हैं, तो अब एक टुकड़ा है वो आपके कितने किलोग्राम का हो जाएगा, ये एक टुकड़ा 1 किलोग्राम का हो गया। अब मान लीजिए आप तराजू ले लेते हैं, ठीक है, ये आपने क्या ले लिया है, एक तराजू ले लिया है। इस तराजू में एक टुकड़ा आप किसका रख दोगे, इसका रख दोगे, ठीक है। एक टुकड़ा रखा आपने, और एक टुकड़ा रख के आप मेजर करना चाहें, तो जब उन्होंने एक टुकड़ा रख के मेजर किया और इधर डाल दिया उन्होंने हाइड्रोजन, इधर क्या डाल दिया उन्होंने, हाइड्रोजन डाल दिया, दूसरी साइड में, इस साइड में हाइड्रोजन रख दिया, इस साइड में उन्होंने रख दिया हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को जब मेजर किया तो कितने टुकड़े से काम चल गया, एक टुकड़े से। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन है उसका द्रव्यमान कितना हो गया, 1 किलोग्राम। अब 1 किलोग्राम नहीं होके हम क्या लिखेंगे, 12 AMU लिखा हुआ था, तो क्या लिख देंगे, 1 AMU हाइड्रोजन का। इसी तरह उन्होंने हाइड्रोजन की बजाय अब किसको तोला, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन को तोलने के लिए उनको कितने टुकड़े रखने पड़े, यहां पर 1 की बजाय 16 टुकड़े रखने पड़े। कितने टुकड़ा रखने पड़े, 16। तो अब बताओ ऑक्सीजन है उसका द्रव्यमान कितना हो गया, तो 16 किलोग्राम हो गया। ऐसे ही उन्होंने ऑक्सीजन की बजाय जब हीलियम को तोला, तो हीलियम के लिए इनको कितने टुकड़े रखने पड़े, 4। कार्बन के कितने टुकड़े रखने पड़े, 4 टुकड़े रखने पड़े इस तरबूज के। तो इसका मतलब हीलियम कितने किलोग्राम का हो गया, 4 किलोग्राम। अब किलोग्राम तो बहुत बड़ी यूनिट है, तो इसलिए हम छोटी यूनिट लिख देते हैं, कौन सी, AMU। तो नॉर्मली अभी जो हम मेजर करते हैं वो मेजर किसकी सहायता से करते हैं, कार्बन की सहायता से। अभी जितने भी द्रव्यमान निकाला जाता है वो निकाला जाता है कार्बन की सहायता से। और वो क्या किया जाता है, तो द्रव्यमान निर्धारण के लिए कार्बन के 1/12
12 भाग से किसी परमाणु की तुलना की जाती है। तुलनात्मक परमाणु की तुलनात्मक अनुपात ज्ञात किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। इस तरह हम क्या करते हैं, कार्बन है, उस कार्बन के वह जो जितना भी द्रव्यमान है उसके 1/12 भाग, 1/12 भाग, अगर कार्बन का 12 द्रव्यमान है तो 1/12 भाग मतलब कितना हो गया, 1। और 1 किलोग्राम, मान ले 12 किलोग्राम था तो कितना हो गया, 1 किलोग्राम। उस 1 किलोग्राम के बाट से हम क्या कर देते हैं, बाकी सभी परमाणुओं के द्रव्यमान को निकाल देते हैं, तोल देते हैं। अगर हम 1 किलो की बात करें कि 1 किलो कितना होगा, तो हम कहेंगे कि 1 किलो, अब 1 किलो की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 AMU लिखेंगे। तो 1 AMU बराबर कितना हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा आपके 1/12 और गुणा कितना हो जाएगा, तो गुणा हो जाएगा कार्बन परमाणु का द्रव्यमान। कार्बन परमाणु का क्या हो गया, द्रव्यमान। और चूंकि कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 12 होता है, तो ये हो जाएगा 1/12 इंटू क्या हो गया 12, तो कितना आ गया आपके 1 AMU। या फिर इसको क्या लिखा जाता है, 1 AMU को आपके 1 म्यू से भी लिखा जाता है। तो ये हो गया है परमाणु का द्रव्यमान, जिसकी परिभाषा आपने नॉर्मली परिभाषा ही पूछी जाती है। और परिभाषा क्या हो जाएगी, तो परिभाषा हो जाएगी किसी भी परमाणु के द्रव्यमान का निर्धारण करने के लिए, या किसी भी परमाणु का द्रव्यमान है वो कार्बन के 1/12 भाग से तुलनात्मक अनुपात से क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। किसी भी परमाणु का तुलना की जाती है, तुलना करके हम ज्ञात कर लेते हैं। अब रटने वाली चीज आ जाती है कि कुछ परमाणु के द्रव्यमान है उसको आपको क्या करना है, रटना है। और ये बार बार पूछे जाएंगे, आपके बार बार आगे आएंगे और प्रश्न इसी से ही बनते हैं। तो कुछ तत्वों का आपको लिखना है, कुछ तत्वों का परमाणु द्रव्यमान, कुछ तत्वों का परमाणु द्रव्यमान। यहां पर हम लिख देते हैं तत्व और इधर लिख देते हैं उनका द्रव्यमान। कोशिश करना याद करने की, इनको बार बार पढ़ोगे तब याद रह जाएंगे, क्योंकि अपने इस टॉपिक से जो अणु और परमाणु, इससे जो पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहले प्रश्न पूछे गए हैं, वो पहले प्रश्न इन्हीं से ही ज़्यादा पूछे गए हैं, द्रव्यमान से। तो तत्व हो गया, द्रव्यमान हो गया। सबसे पहला तत्व है आपका हाइड्रोजन। तो कार्बन से तुलना करने पर हाइड्रोजन है, उसका द्रव्यमान कितना आ गया, तो वो आ गया 1 AMU। या फिर इसको क्या लिखा जाता है, 1 म्यू से लिखा जाता है। तो अब हम म्यू से ही लिखेंगे, ये जो यू जैसा साइन है, यू नहीं है, दोनों यू के जो सिरे है वो मुड़े हुए हैं, तो ये म्यू कहलाता है, म्यू से लिखेंगे हम। तो हाइड्रोजन है वो उसका हो गया 1 म्यू। फिर आ गया आपके हीलियम, हाइड्रोजन है H, हीलियम है वो है आपके He। तो हीलियम है उसका कितना हो गया, तो इसका हो गया 4 म्यू। अब म्यू ही लिख रहा हूँ, AMU नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि AMU को हम शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, अब म्यू लिख देते हैं। ऐसे ही कार्बन का कितना होगा, तो कार्बन का हो जाएगा आपके कार्बन जिसका प्रतीक क्या है C, और C का कार्बन का कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपके 12 म्यू। कार्बन के बाद आ जाता है आपके नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन को किससे लिखा जाता है, नाइट्रोजन को लिखा जाता है N से, और इसका कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 14 म्यू। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसको लिखा जाता है O से, O से क्या हो जाएगा, वो इसका हो जाएगा आपके 16 म्यू। तो कार्बन का 12 होता है, बार बार याद रखोगे, या फिर अपने हिसाब से कोई ट्रिक बना के भी रख सकते हो, ठीक है। हीलियम है तो हीलियम में इसका देखो H बना रहे हैं, E बना रहे हैं, तो ये 4 जैसे ही बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये 4 हो गया। और कार्बन 12, ठीक है, कार्बन का 12 हो गया। नाइट्रोजन, ठीक है, तो नाचो से याद रखना 14 होता है नाइट्रोजन का, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ठीक है। फिर ऑक्सीजन के बाद आपके आ जाता है सोडियम, जो अपने यहाँ काम आएंगे बार बार आगे, उन्हीं का ही हम लिखेंगे, सोडियम Na। और सोडियम का होता है आपके 23 म्यू।
कुछ एक साइड में और बना देते हैं हम। तत्व और इधर हो गया आपके द्रव्यमान। सोडियम के बाद जो अगला आ जाता है वो है आपके मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का प्रतीक क्या है? तो मैग्नीशियम का प्रतीक है Mg और इसका द्रव्यमान होता है 24 म्यू। मैग्नीशियम का प्रतीक है वो है आपके Mg और इसका द्रव्यमान है 24 म्यू। उसके बाद आ जाता है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम है, इसका प्रतीक क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम का प्रतीक हो जाएगा Al और इसका जो द्रव्यमान है वो है आपके 27 म्यू। एल्यूमिनियम के बाद आ जाता है सल्फर। सल्फर का प्रतीक है S और इसका जो द्रव्यमान होता है वो होता है 32 म्यू। सल्फर के बाद आ जाता है क्लोरीन। क्लोरीन का प्रतीक होगा Cl और इसका जो द्रव्यमान होता है वो होता है 35.5 म्यू। पोटेशियम। पोटेशियम का प्रतीक होता है K और इसका जो द्रव्यमान होता है वो होगा 39 म्यू। पोटेशियम के बाद आ जाता है कैल्शियम। कैल्शियम का प्रतीक है Ca और इसका जो द्रव्यमान है वो है आपके 14 म्यू। कैल्शियम है, उसका द्रव्यमान है वो कितना हो गया? 14 म्यू हो गया है। लोहा है, फास्फोरस है, इनका भी अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। एक दो और ऐड कर लेते हैं हम। लोहा, लोहे का प्रतीक है Fe, इसका होता है आपके 56 म्यू। और फास्फोरस, फास्फोरस P है, इसका होता है आपके 31 म्यू। तो ये इतने ही आपके जो द्रव्यमान है वो आपको ध्यान रखने हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा तो आपको ये ध्यान रखने हैं कार्बन का, क्योंकि कार्बन का कई बार आपको कोई भी यौगिक देख के पूछ लिया जाएगा। तो एक तो कार्बन का ध्यान रखना है, एक किसका ध्यान रखना है? हाइड्रोजन का ध्यान रखना है, नाइट्रोजन का ध्यान रखना है और ऑक्सीजन का। इनका तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि कोई भी यौगिक दिया हुआ होगा और ज़्यादातर यौगिक है वो हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इनके होंगे, तो इनका जो द्रव्यमान निकालना होगा वो आपको इस तरह निकालना होगा। तो द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान है दो किसी भी जो परमाणु है उस परमाणु का तुलनात्मक जो आपके अनुपात है कार्बन 12 के 1/12 भाग से। कार्बन 12 के 1/12 भाग से जब तुलनात्मक आप अध्ययन करते हैं, तुलना करके निकालते हैं, तो वो परमाणु द्रव्यमान निकल जाता है। जिसमें हाइड्रोजन का है वो 1 है, हीलियम का 4 है, कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16 है, सोडियम का 23 है। अब इनका प्रयोग कहाँ होगा वो हम आगे देखेंगे, और ये आपको रट ही लेना है, याद कर ही लेना है। तो ये कुछ परमाणुओं का क्या हो गया, कुछ तत्वों का परमाणु द्रव्यमान हो गया, जिनको आगे हमने लिख दिया था। अब आ जाता है अगला अणु। नॉर्मली परमाणु है वो अकेला नहीं रह सकता। परमाणु को अकेले क्या लगता है? डर लगता है। कहते हैं कुछ लोग बी आवे, बी आवे, परमाणु को अकेले को क्या आता है? बी आता है, डर लगता है। हालांकि सभी को डर नहीं लगता है। पहले तो मुझे खुद को पता नहीं था कि बी आवे क्या होता है। एक कहीं कोई शादी ब्याह में गए हुए थे हम, और रात को हम कहीं बाहर निकल रहे थे, तो पीछे एक लड़का बैठा, वो बोला है कि मुझे बी आवे। तो हमने सोचा कि भाई 1 नंबर मतलब मूत्र विसर्जन करने जाना है, तो बी मतलब 2 नंबर जाना होगा, यानी कि निपटने जाना होगा। तो हमने कहा कि भाई रात का मौसम है, गांव में ही आए हुए हैं, यहीं पड़ोस में कहीं निपट लें। तो ना ना, मुझे कहीं अकेले बी आ रहा है। अरे तो भाई तेरे अकेले को ही आ रहा है, हम लोगों को थोड़ी आ रहा है। और फिर उसने कहा कि बी का मतलब क्या होता है? डर लगना है, कि मुझे डर लग रहा है। तो भाई यहाँ पर भी हमारा जो परमाणु है ये अकेला नहीं रह सकता, स्वतंत्र नहीं रह सकता। तो जब 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिल जाते हैं, 2 या 2 से अधिक परमाणु, वो भी सेम टाइप के हो सकते हैं या अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। तो 2 या 2 से अधिक जब परमाणु आपस में मिल जाते हैं तो वो किसका निर्माण करते हैं? अणु का निर्माण करते हैं। अणु के बारे में हम कहेंगे कि दो या 2 से अधिक
समान अथवा भिन्न भिन्न परमाणु, समान अथवा भिन्न भिन्न परमाणु मिलकर, भिन्न भिन्न परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक है वो एक टाइप के परमाणु मिल सकते हैं या फिर अलग अलग प्रकार के परमाणु मिल सकते हैं, और परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। किसी भी पदार्थ है उस पदार्थ का सूक्ष्मतम, ठीक है, किसी भी पदार्थ है, पदार्थ का सूक्ष्मतम स्वतंत्र कण या इकाई, ठीक है, स्वतंत्र कण किसको कहा जाता है, अणु को कहा जाता है। स्वतंत्र कण, अगर आपसे पूछ लिया जाए किसी पदार्थ की सबसे छोटी स्वतंत्र इकाई कौन सी है, तो वो है अणु, क्योंकि परमाणु है वो स्वतंत्र नहीं रह सकता। लेकिन हर बार, मैंने कहा ये बात हर बार लागू नहीं होती, जैसे यहां पर हम लिखेंगे क्योंकि परमाणु स्वतंत्र नहीं रह सकता, परमाणु स्वतंत्र नहीं रह सकता। लेकिन इसका भी क्या है, अपवाद है कि परमाणु स्वतंत्र नहीं रह सकता, और इसका अपवाद क्या लिखेंगे, तो इसका अपवाद हो जाएगा आपके अपवाद है धातु व, अपवाद है धातु व अक्रिय गैसों के परमाणु स्वतंत्र रहते हैं, अक्रिय गैसों के परमाणु स्वतंत्र रहते हैं। तो जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिल जाते हैं तो वो किसका निर्माण कर देते हैं, अणु का निर्माण कर देते हैं। अणु स्वतंत्र पाया जाता है जबकि परमाणु स्वतंत्र नहीं पाया जाता। तो नॉर्मली हम कहते हैं पदार्थों का निर्माण किससे हुआ है, अणुओं से। अणु का निर्माण किससे हुआ है, परमाणुओं से हुआ है। अगर मान लीजिए अभी हमने लिखा कि भाई पदार्थ का सूक्ष्मतम स्वतंत्र कण कौन सा है, अणु है, यानी कि परमाणु स्वतंत्र नहीं रह सकता लेकिन अणु स्वतंत्र रह सकता है। कुछ धातु और जो अक्रिय गैसें हैं उनमें परमाणु किस अवस्था में पाया जाता है, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो अगर किसी अणु में, ठीक है, यदि अणु में किसी अणु में एक ही परमाणु हो, एक ही परमाणु हो, तो उसे क्या कहा जाता है। अगर किसी अणु में सिर्फ एक ही परमाणु हो, पूरे अणु का निर्माण है वो एक परमाणु से मिलकर हुआ है, तब उसको कहा जाता है आपके एक परमाणविक अणु। क्या कहा जाता है, एक परमाणविक अणु, एक परमाणविक अणु। अगर यदि किसी अणु में दो परमाणु हो तब उसको नाम क्या दिया जाएगा, किसी अणु में अगर दो परमाणु हो तब उसको नाम दिया जाएगा द्विपरमाणविक अणु, द्विपरमाणविक अणु। और ये इंपॉर्टेंट है, पिछली बार इससे प्रश्न पूछा गया है, और कौन सा पूछा गया अभी बता देंगे आपको। और फिर है कि यदि किसी अणु में दो से अधिक परमाणु हो, दो से अधिक परमाणु हो, तो उसको नाम क्या दिया जाता है, तो उसको नाम दिया जाता है आपके बहुपरमाणविक अणु, बहुपरमाणविक अणु। कुछ परमाणु, जैसे कौन से परमाणु है हमारे, तो ये है कुछ अणु है जैसे धातु और अक्रिय गैसों के अणु है,
उसमें क्या पाए जाते हैं, तो उसमें पाए जाते हैं आपके एक ही परमाणु पाए जाते हैं, तब उनको एक परमाणविक अणु कहा जाएगा। कुछ में दो पाए जाएंगे तो उनको द्विपरमाणुक अणु कहा जाएगा, और कुछ बहुपरमाणविक अणु यानी कि दो या दो से अधिक, अगर उसमें दो से अधिक परमाणु पाए जाते हो एक अणु में तो उसको बहुपरमाणविक अणु कहा जाएगा। कुछ उदाहरण लिख देते हैं हम, इन्हीं उदाहरण से आपके प्रश्न पूछा गया था। सबसे पहले लिख देते हैं एक परमाणविक अणु, फिर लिख देते हैं द्विपरमाणविक अणु, द्विपरमाणविक अणु और बहुपरमाणविक अणु। ये एक परमाणविक अणु, द्विपरमाणविक अणु और बहुपरमाणविक अणु। एक परमाणविक अणु कौन सी है, तो जैसे सोडियम, सोडियम धातु है, सोडियम को लिखना है आपको, तो सोडियम को किससे लिखेंगे आप, Na से, तो सिर्फ Na अकेला ही रहेगा। ऐसे ही मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को लिखना है तो मैग्नीशियम को किससे लिखेंगे, मैग्नीशियम को लिख देंगे हम Mg से। तो Mg सोडियम है, मैग्नीशियम है, ये क्या है, एक परमाणविक है। ऐसे ही कैल्शियम लिख दो, कैल्शियम, कैल्शियम को किससे लिखेंगे, Ca से। या फिर आयरन लिख दो, लोहा लिख दो, लोहा है उसको किससे लिखा जाएगा, Fe से। एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम है उसको किससे लिखा जाएगा, Al से लिखा जाएगा। ऐसे ही आपके हीलियम, हीलियम को किससे लिख दिया जाएगा, He से। यानी कि इनके पीछे कोई एक दो के दो तीन ऐसे नहीं लिखा जाता। अगर सोडियम के पीछे Na लिख के और Na के नीचे 2 लगा दिया जाता है, इसका मतलब है कि ये कितना है, द्विपरमाणविक अणु है। लेकिन यहाँ पर कभी भी Na2 नहीं लिखा जाता, Na हमेशा Na के रूप में रहा जाता है। तो ये हो जाएगा सोडियम। हीलियम जब ये अकेले होते हैं तब की बात है, हीलियम है वो He हो जाएगा। हीलियम के बाद आपके आ जाएगा आर्गन, आर्गन के लिए हो जाएगा Ar, क्रिप्टॉन, Kr, नियॉन, नियॉन के लिए लिखा जाएगा Ne। ये जो है ये आपके क्या है, ये अक्रिय गैस है जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, किसी से कोई क्रिया नहीं करती, तो ये है अक्रिय गैसें। और ये जो ऊपर लिखा है आपने, ये सारी के सारी क्या है आपके, ये धातुएं हैं, धातुएं। तो धातुएं और अक्रिय गैसें हैं वो तो किस रूप में पाई जाती है, एक परमाणविक अणु के रूप में पाई जाती है। यानी कि इनके परमाणु में कितना अणु होगा, एक ही अणु होगा। द्विपरमाणविक अणु कौन से हैं, तो जो ऑक्सीजन है आपके, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, जब भी हम ऑक्सीजन को लिखेंगे, अकेले ऑक्सीजन को लिखा जाएगा तो वो किस फॉर्म में होगी, हमेशा O2 के फॉर्म में। ऑक्सीजन O2 लिखा जाएगा, यानी कि ये पूरा एक अणु है और इस अणु में परमाणु कितने हैं, 2। ऑक्सीजन के O2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पर अणु तो एक है और परमाणु कितने हैं, 2 परमाणु हैं। 2 परमाणु जुड़कर किसका निर्माण करते हैं, ऑक्सीजन के एक अणु का। ऐसे ही आपके नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को किससे लिखा जाएगा, तो नाइट्रोजन को N2 से लिखा जाएगा, ये गैसीय फॉर्म में पाई जाएगी। ऐसे ही हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को किससे लिखा जाएगा आपके, H2 से लिखा जाएगा। क्लोरीन, क्लोरीन को लिखा जाएगा Cl2 से। आयोडीन, आयोडीन को लिखा जाएगा I2 से। ब्रोमीन, ब्रोमीन को लिखा जाएगा Br2 से। यानी कि पीछे क्या लगाया जाएगा, तो पीछे 2 लगाया जा रहा है, इसका मतलब है कि ये आपके क्या है, ये द्विपरमाणविक अणु है। ऐसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसके लिए क्या लिखा जाएगा, C और O। कितने अणु हैं, 2 अणु हैं। एक तो कार्बन का परमाणु है, अणु कितना है, 1, लेकिन परमाणु कितने, 2। एक तो कार्बन का परमाणु है और एक किसका परमाणु है, ऑक्सीजन का है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। या फिर आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है,
या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड कहा जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, उसमें कितने हैं H, एक तो हाइड्रोजन परमाणु है और एक किसका परमाणु है, क्लोरीन का। टोटल कितने परमाणु हो गए, 2 परमाणु हो गए। या फिर आपके ऐसे ही सोडियम क्लोराइड लिखोगे, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो ये सोडियम क्लोराइड है, इसमें एक तो अणु होगा सोडियम का और एक अणु किसका होगा, क्लोरीन का। ये 2 अणु मिलके सोडियम क्लोराइड का, सॉरी एक परमाणु सोडियम का और एक परमाणु क्लोरीन का, 2 परमाणु मिलके सोडियम क्लोराइड का निर्माण कर रहे हैं। और ये कैसे अणु कहलाएंगे, द्विपरमाणविक अणु कहलाएंगे। अगर 2 से ज्यादा परमाणु हो, तो 3 परमाणु हो तो त्रिपरमाणुविक भी कह सकते हैं, 4 परमाणु हो तो चतुर्परमाणुविक भी कह सकते हैं, लेकिन उनको ओवरऑल हम क्या कह देते हैं, बहुपरमाणुविक कह देते हैं। और वो बहुपरमाणुविक कौन कौन से हैं, ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। और इससे भी पिछली बार तो प्रश्न पूछा गया था, वो ऐसे पूछा गया था कि कुछ उदाहरण देके और कहा था निम्न में से कौन सा एक परमाणुविक अणु है, यानी कि किसके अणु में सिर्फ एक परमाणु ही पाया जाता है। और उसमें शायद आर्गन दे रखा था कि आर्गन है वो एक परमाणु ही पाया जाता है। क्यों, क्योंकि ये कैसी है, ये अक्रिय गैस है, किसी से क्रिया नहीं करती है, तो इसके जो परमाणु है वो स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। अब बहुपरमाणुविक में कौन कौन से आ जाएंगे, तो बहुपरमाणुविक अणु में लिख देते हैं हम ओजोन। जब आपके ओजोन लिखा हुआ है तो ओजोन है, इसका एक जो परमाणु होता है उस ओजोन में लिखा जाता है आपके O3, यानी कि ओजोन के एक अणु में 3 ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। एक अणु में 3 ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं ओजोन में। इसी तरह आपके सल्फर, सल्फर है, सल्फर को लिखा जाता है S8 से। सल्फर का एक अणु है, उसमें कितने परमाणु पाए जाते हैं, 8 परमाणु पाए जाते हैं, सल्फर S8। ऐसे ही आपके है फास्फोरस, फास्फोरस है, इस फास्फोरस में लिखा जाता है P4, यानी कि फास्फोरस के एक अणु में कितने परमाणु पाए जाते हैं, 4 परमाणु पाए जाते हैं। ऐसे ही आपने लिख दिया जल, तो जल के एक अणु में, जल को किससे लिखा जाता है, H2O से। जल के एक अणु में 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन परमाणु है, तो टोटल परमाणु कितने हो गए, 3 हो गए। जल के अलावा ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज के अंदर कितने होंगे, ग्लूकोज है उसका हो जाएगा C6H12 और O6, C6H12 और O6। कितने परमाणु हो गए हैं, 6 कार्बन के, 12 हाइड्रोजन के और 6 किसके हो गए, ऑक्सीजन के हो गए हैं। ये भी बहुपरमाणुविक हो गया है। जैसे अमोनिया, तो अमोनिया है, उसका सूत्र फॉर्मूला क्या होता है, अमोनिया का होता है NH3। कितने परमाणु हो गए हैं, एक अणु में, अमोनिया के एक अणु में, NH3 के एक अणु में कितने परमाणु हो गए, 4, 3 हाइड्रोजन के और एक किसका हो गया है, नाइट्रोजन का। तो अगर एक परमाणु हो तब तो एक परमाणुविक, 2 परमाणु हो एक अणु में तो द्विपरमाणुविक, और अगर 2 से ज्यादा परमाणु हो एक अणु में तो उसे क्या कहा जाता है, बहुपरमाणुविक अणु कहा जाता है। और अणु क्या है, 2 या 2 से अधिक सेम प्रकार के, एक ही प्रकार के या अलग अलग प्रकार के परमाणु आपस में मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ तो देखो ऑक्सीजन सेम प्रकार का है, सेम प्रकार का है, यहाँ पर ओजोन में भी 3 ऑक्सीजन है तो एक ही प्रकार के मिले, लेकिन यहाँ पर देखो कार्बन मोनोऑक्साइड ये जो बना है, अणु बना है, इसमें 2 अलग अलग प्रकार के परमाणु। ऐसे ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में भी 2 अलग अलग प्रकार के परमाणु हैं। यहाँ ग्लूकोज में भी देखो C6H12O6 है, तो यहाँ पर 3 प्रकार के परमाणु हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अभी इन्हीं अणुओं है, अणुओं में परमाणुओं की जो संख्या होती है, अणु में जो परमाणुओं की संख्या होती है उसे क्या कहा जाता है, परमाणुकता या एटोमोसिटी कहा जाता है। किसी भी परमाणुकता क्या है, तो किसी भी अणु में, एक अणु में, किसी भी एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या, परमाणुओं की कुल संख्या, उसको क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है परमाणुकता। परमाणु की कुल संख्या परमाणुकता कहलाती है। जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है ओजोन, अब सीधे लिख दिया कि ओजोन की परमाणुकता कितनी होगी, तो ओजोन का जो फॉर्मूला होता है वो लिखा जाता है O3, यानी कि एक अणु है, उस अणु में कितने ऑक्सीजन के परमाणु मौजूद है, 3, तो ओजोन की परमाणुकता कितनी हो गई, 3। ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाए कि सल्फर की परमाणुकता कितनी होगी,
तो सल्फर है, इसको किससे लिखा जाता है? S8 से। तो सल्फर की परमाणुकता कितनी हो गई है आपकी? 8। इसी तरह आपसे पूछ लिया जाए कि फास्फोरस की परमाणुकता कितनी होती है? तो फास्फोरस है उसको कैसे लिखा जाता है? फास्फोरस को लिखा जाता है P4 से। तो इसकी परमाणुकता कितनी हो गई है? परमाणुकता हो गई है 4। जैसे ही पूछ लिया कि जल की परमाणुकता कितनी होती है, तो जल है उसको किससे लिखा जाता है? H2O से। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, तो कितने परमाणु हो गए? 3। तो जल की परमाणुकता कितनी हो गई है? 3 हो गई है। ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाए कि सोडियम की परमाणुकता कितनी है, तो सिर्फ सोडियम लिख दिया आपको। सोडियम को किससे लिखा जाता है? Na से। तो इसकी परमाणुकता कितनी हो गई है आपके? 1। और ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाए कि क्लोरीन की परमाणुकता कितनी है? क्लोरीन, तो क्लोरीन है उसको जब अकेला क्लोरीन होता है उसको Cl2 के रूप में लिखा जाता है। इसका मतलब है कि एक अणु में कितने परमाणु मौजूद है? 2 परमाणु मौजूद है। तो इसकी परमाणुकता कितनी हो गई है? 2 हो गई है। ऐसे ही आपके ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज की परमाणुकता है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ग्लूकोज C6H12 और क्या हो जाएगा? O6। तो 12 6 18 और 6 24। तो इसकी परमाणुकता कितनी हो जाएगी? एक अणु की परमाणुकता है वो हो जाएगी आपके 24। तो परमाणुकता क्या है? किसी भी अणु है, उस अणु में एक अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या होगी, उसको क्या कहा जाता है? परमाणुकता कहा जाता है। तो ये हो गया अणु और परमाणुकता। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे अपने यौगिक।